Hello everyone, welcome to Eddie Talks and the editorial that we are going to discuss today is from the Indian Express और यहाँ पे लिखा हुआ है देखिए phase of globalization aided growth is facing challenges India must be prepared। तो आप ये कह सकते हो कहीं ना कहीं कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जो दुनिया भर में ग्रोथ हो रही थी उस ग्रोथ के सेंटर में ग्लोबलाइजेशन था और उस ग्लोबलाइजेशन की वजह से यानी कि जो ओपन इकोनॉमी है, मार्केट बेस्ड इकोनॉमी है, कैपिटलिस्ट बेस्ड इकोनॉमी है, इस मॉडल की वजह से दुनिया भर में ग्रोथ हो रही थी। इवन इंडिया को भी उसका बहुत एडवांटेज मिल रहा था, स्पेशली 1990s के जो रिफॉर्म्स हैं उसके बाद में। लेकिन वो जो मॉडल था ग्लोबलाइजेशन का, जो पूरी दुनिया की ग्रोथ को ड्राइव कर रहा था, अभी वो थोड़ा सा पीछे जा रहा है। मतलब हम लोग यहां पे एक रिवर्स ग्लोबलाइजेशन फेस कर रहे हैं और ऐसी सिचुएशन में इंडिया को रेडी रहना चाहिए। इंडिया इस रिवर्स ग्लोबलाइजेशन में कहें या फिर जो क्लोज्ड इकोनॉमी दुनिया भर में हो रही है, जो प्रोटेक्शनिस्ट काइंड ऑफ पॉलिसी दुनिया भर में फॉलो की जा रही है, इंडिया इसमें कैसे बिहेव करना चाहिए, कैसे हमारी पॉलिसी होनी चाहिए और कैसे इंडिया इसके लिए अपने आप को प्रिपेयर रख सकता है, उस बारे में ये एडिटोरियल यहां पे दिया था। कौन कौन सी वो चीजें हैं जिसकी वजह से दुनिया भर में ग्लोबलाइजेशन को चैलेंज मिल रहा है, इंडिया कैसे डील कर सकता है, क्या प्रॉब्लम इंडिया को हो सकती हैं, कौन कौन से रीजन हैं दुनिया भर में कि भैया ग्लोबलाइजेशन रिवर्स हो रही है, अमेरिका का यहां पे क्या रोल है। तो ये सारी की सारी छोटी छोटी चीजें हैं हम लोग इस एडिटोरियल के अंदर कवर करने वाले हैं जो यहां पे मेंशन की गई हैं। तो देखिए, पहले तो हमें ये पता होना चाहिए भैया ग्लोबलाइजेशन क्या होता है, जिसे हम लोग हिंदी में वैश्वीकरण भी कहते हैं। मतलब पूरा जो विश्व है, पूरी जो दुनिया है, वो भैया एक सिंगल यूनिट है, वो एक सिंगल मार्केट है। हम लोग इसकी बात करते हैं। देखिए, जब हम लोग बात करते हैं वसुधैव कुटुंबकम की बात करते हैं, तो वो भी कहीं ना कहीं इसी तरह बात करता है। वसुधा मतलब पूरा ग्लोब, धरती जो है एक कुटुंब है, एक परिवार है, और एक परिवार के अंदर जो है वो लिमिटेशंस, जो रिस्ट्रिक्शंस होती हैं, बहुत मिनिमम होनी चाहिए या फिर नहीं होनी चाहिए। भैया परिवार का मतलब क्या है? आप वहां आ सकते हो, यहां आ सकते हो, डील कर सकते हो, ओपनली बात कर सकते हो, रिस्ट्रिक्शंस नहीं होती हैं। तो ग्लोबलाइजेशन का जो कॉन्सेप्ट है बेसिकली वो यही है कि पूरी दुनिया एक सिंगल मार्केट है। इस मार्केट के अंदर देयर शुड बी फ्री फ्लो ऑफ गुड्स, फ्री फ्लो ऑफ गुड्स, फ्री फ्लो ऑफ सर्विसेज, फ्री फ्लो ऑफ लेबर, फ्री फ्लो ऑफ कैपिटल एंड फ्री फ्लो ऑफ आइडियाज। ये होती है ग्लोबलाइजेशन का कॉन्सेप्ट, जिसमें फ्री फ्लो ऑफ गुड्स, सर्विसेज, लेबर वगैरह सब कुछ होता है। इसे कहते हैं, जैसे भाई अमेरिका की कोई कंपनी है, ठीक है, अब है तो अमेरिकन कंपनी और हो सकता है वो अमेरिकन कंज्यूमर के लिए ही प्रोडक्ट बना रही हो, लेकिन क्या वो इंडियन लेबर से वो काम करवा सकती है उस प्रोडक्ट को बनवाने के लिए? क्या चाइनीज लेबर को यूज कर सकती है? आंसर इज यस। तो एक चाइनीज लेबर अमेरिका में जाके वो प्रोडक्ट बना सकता है जो अमेरिकन कंपनी अमेरिकन कस्टमर्स के लिए बना रही है। तो दिस इज फ्री फ्लो ऑफ लेबर। आपको यूरोप में देखने को मिलेगा, एक आदमी जो जर्मनी का है वो आराम से जाके फ्रांस में काम कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो फ्री फ्लो ऑफ लेबर हो रहा है। फ्री फ्लो ऑफ कैपिटल भी होता है। हम देखें इंडियन कंपनी के अंदर बहुत सारी एफडीआई अमेरिका से आती है, ब्रिटेन से आती है, सिंगापुर से आती है। तो उनकी जो कैपिटल है वो इंडिया में आ गई, हमारे कंपनीज में इन्वेस्ट कर रही है, हमारी कंपनी उससे ग्रो हो रही है। तो ये जो फ्री फ्लो ऑफ गुड्स, सर्विसेज एंड ऑल दैट है। अच्छा, इसमें जैसे गुड्स की बात करें, इंडिया ने अगर कोई प्रोडक्ट बनाया है और जैसे हम लोग मान लो उसको ब्रिटेन में एक्सपोर्ट कर रहे हैं, तो ब्रिटेन हमारे इंडियन प्रोडक्ट को लोकल प्रोडक्ट की तरह ट्रीट करेगा। ये ग्लोबलाइजेशन का कॉन्सेप्ट होता है। मतलब उसमें जो टैरिफ होते हैं, जो टैक्सेस होती हैं, कस्टम ड्यूटीज वगैरह होती हैं, वो जीरो होनी चाहिए या फिर मिनिमम होनी चाहिए। तो डब्ल्यूटीओ यही तो कहता है। डब्ल्यूटीओ कहता है कि जो टैरिफ होते हैं, जो बैरियर्स होते हैं, वो मिनिमम होने चाहिए ताकि इंडिया का प्रोडक्ट ब्रिटेन में बिक सके, ब्रिटेन का प्रोडक्ट इंडिया में बिक सके एज अ डोमेस्टिक प्रोडक्ट। हालांकि इसके अंदर बहुत सारी वेरिएशंस होती हैं, लेकिन हाँ, जनरल जो आइडिया है ग्लोबलाइजेशन का वही है कि जो बैरियर्स हैं, जो रिस्ट्रिक्शंस हैं, जो लिमिटेशंस हैं, वो मिनिमम होनी चाहिए। और ग्लोबली हम लोग एक सिंगल यूनिट की तरह पे काम करेंगे जहां पे देयर कैन बी फ्री फ्लो ऑफ गुड्स, सर्विसेज, लेबर, कैपिटल एंड इवन आइडियाज। ये बात होती है। अगर मान लो कोई इंडिया के पास कोई ऐसा आइडिया आया जो कि बहुत रेवोल्यूशनरी हो सकता है, लेकिन उसको इंप्लीमेंट करने के लिए हमारे पास पैसे नहीं है, हमारे पास एक्सपर्टीज नहीं है, आइडिया है, एक्सपर्टीज नहीं है, पैसा नहीं है, तो हम लोग अमेरिकन पॉलिसी मेकर्स के साथ या उनकी इंडस्ट्री के साथ मिलकर कंबाइन रूप से उस आइडिया को इंप्लीमेंट कर सकते हैं। तो आइडिया भी यहां पे जो है वो शेयर होता है, फ्री फ्लो होता है। आजकल तो इंटरनेट का जमाना है, आइडियाज बहुत सारे एक्सचेंज होते ही रहते हैं। तो दैट इज द मीनिंग ऑफ ग्लोबलाइजेशन। और स्पेशली सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद ग्लोबलाइजेशन की जो पूरी मूवमेंट चली, जिसने पूरी दुनिया की ट्रेड को, कॉमर्स को सपोर्ट किया है, ड्राइव किया है और पूरी दुनिया की बैकबोन है। खासकर हम लोग यहां पे डब्ल्यूटीओ की बात करें
तो डब्ल्यूटीओ तो ग्लोबलाइजेशन की ही बात करता है, मिनिमम टैरिफ, सिंगल मार्केट की बात करता है। अमेरिका जो है यहां पे सबसे बड़ा सपोर्टर रहा है ग्लोबलाइजेशन का। जब हम लोग वैश्वीकरण की बात करते हैं, डेमोक्रेसी की इवन बात करते हैं, वो भी इसी से जुड़ा हुआ है, तो अमेरिका यहां पे बहुत ज्यादा सपोर्ट करता है। क्योंकि देखिए यार, अमेरिकन कंपनीज दुनिया की सबसे बड़ी कंपनीज हैं, ठीक है। अब अमेरिका में तो पॉपुलेशन लिमिटेड है, तो अपने आइडियाज को, अपनी कैपिटल को वो लोग बाहर दूसरी कंट्री में इन्वेस्ट करते हैं। उनकी जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज होती हैं वो बाहर लेबर का यूज करती हैं। बहुत सारी अमेरिकन कंपनी, यूरोपियन कंपनीज जो है वो चाइना में अपने प्रोडक्ट बनाती हैं, वहां की लेबर का यूज करती हैं। और क्योंकि उनके पास पैसा बहुत ज्यादा है, तो भाई पैसा आपके पास एक हद से ज्यादा हो जाता है, तब क्या करते हो, आप उसको बैंक में थोड़ी ना रखोगे, आप उसको इन्वेस्ट करोगे। तो ये कंपनी उस कैपिटल को, उस पैसे को कहां इन्वेस्ट करती है, डेवलपिंग कंट्रीज में इन्वेस्ट करती है, जहां से उनको रिटर्न मिलता है। तो अमेरिका या डब्ल्यूटीओ वगैरह इसको सपोर्ट करने का बहुत बड़ा एक जो है इंस्टीट्यूशन रहा है ग्लोबलाइजेशन को आफ्टर सेकंड वर्ल्ड वॉर। और देखिए ना, इसके ना वैसे तो इसके अंदर बहुत सारे इश्यूज हो सकते हैं। कुछ लोग कहते हैं भैया इसकी वजह से जो डेवलपिंग कंट्री या पुअर कंट्रीज की मार्केट है उसको एक्सप्लॉइट किया गया कैपिटलिस्ट कंट्रीज के द्वारा, और जो डब्ल्यूटीओ है वो अमेरिका की ही एक यूनिट है, समथिंग समथिंग। अब इन बातों में सच्चाई हो सकती है और कुछ हद तक है भी, लेकिन ग्लोबलाइजेशन ने दुनिया को फायदा पहुंचाया है, इससे कोई डिनाई नहीं कर सकता, कोई डिनाई नहीं कर सकता। देखिए कॉमर्स तो अलग चीज है ही, उसके अलावा सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद, भाई देखिए फर्स्ट वर्ल्ड और सेकेंड वर्ल्ड वॉर ना विद इन 20 ईयर्स हो गया था। उससे पहले भी लगातार यूरोप वगैरह में कोलोनाइजेशन को लेकर बहुत सारे इश्यूज होते रहते थे। बट अगर आप ओवरऑल देखोगे ना, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद मोर और लेस दुनिया इज, पूरा वर्ल्ड इज क्वाइट पीसफुल। बहुत बड़ी बड़ी पावर्स आपस में नहीं लड़ी हैं, या फिर कहें कि जो वर्ल्ड वॉर लेवल की जो लड़ाई होती थी जिसमें मिलियंस ऑफ पीपल डाइड, वैसा कुछ नहीं हुआ है। तो दुनिया में थोड़ा शांति तो है सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद। इसका एक रीजन ग्लोबलाइजेशन भी है। ग्लोबलाइजेशन की वजह से क्या हुआ कि दुनिया की बड़ी बड़ी इकोनॉमीज, कंट्रीज आपस में इंटरडिपेंडेंट हो गई हैं, वो एक सप्लाई चेन का पार्ट हो गई हैं। अब जैसे आप आईफोन का ही एग्जांपल ले लीजिए, आईफोन को प्रोड्यूस करने में 120 प्लस कंट्रीज का जो है वो पार्टनरशिप होती है। इसके जो प्रोडक्ट्स होते हैं, जो लेबर होती है, जो टेक्नोलॉजी है, जो आइडियाज है, जो डिजाइन है, 120 कंट्रीज से कुछ ना कुछ लाके फिर एक जगह पे उसको असेंबल किया जाता है, पूरी दुनिया में फिर उसको भेजा जाता है। यह है सप्लाई चेन का मैजिक, यह है इंटरडिपेंडेंस का मैजिक। तो जब मैं आपके ऊपर डिपेंड करता हूं या आप मेरे ऊपर डिपेंड करते हो सर्वाइवल के लिए, तो हम एक दूसरे के साथ लड़ाई करना अफोर्ड नहीं कर सकते। भाई हमें शांति मेंटेन करनी पड़ेगी, चाहे हमारे बीच में लाख डिफरेंसेस हों, हम लड़ते हो, झगड़ते हैं, उठते बैठते एक दूसरे को गाली देते हो, लेकिन लड़ाई नहीं कर सकते, क्योंकि मुझे पता है मुझे नुकसान होगा और आपको भी नुकसान होगा। अब यहां पे जापान चाइना का एग्जांपल दे सकते हो, भाई दुश्मन है आपस में देखा जाए तो हिस्टोरिकली, लेकिन इंटरडिपेंडेंट है। अब यहां पे चाइना का यूएसए का एग्जांपल भी दे सकते हो, दुनिया भर की लड़ाई चल रही है उनके बीच में, ट्रेड वॉर चल रहा है, बहुत कुछ हो रहा है, लेकिन क्या वो वेपन फायर शेयर कर रहे हैं? नहीं कर रहे हैं। तो ग्लोबलाइजेशन से सिर्फ पैसे की बात नहीं है, ग्लोबलाइजेशन से जो पीसफुल माहौल बना है पूरी दुनिया में मोर और लेस, उसका भी आप क्रेडिट ग्लोबलाइजेशन को दे सकते हो। लेकिन चीजें थोड़ी अब अलग हो रही हैं। क्या ग्लोबलाइजेशन से इंडिया को बेनिफिट हुआ है? आंसर इज यस, कोई डाउट नहीं है इसमें। आप जब हम लोग 1991 के बाद या 2 के बाद जब हम लोगों ने अपनी इकोनॉमी को ओपन किया, उसके बाद आप इंडिया को में किसी भी इंडेक्स में चले जाएं, अब मैटरनल मोर्टेलिटी रेट, पर कैपिटा इनकम, चाहे हमारे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हो, आपके जो है चाइल्ड मोर्टेलिटी हो, किसी भी तरह के इंडिकेटर में चले जाइए, इंडिया ने एक्सपोनेंशियली इंप्रूव किया है आफ्टर 1991 इकोनॉमिक रिफॉर्म्स। जब से हम लोगों ने इकोनॉमी को ओपन किया है, हम लोग ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड का पार्ट बने हैं, तब से हम लोगों ने इंप्रूव ही किया है, कम नहीं हुआ है। इसका एग्जांपल आप देख सकते हो, जिसके आज के एडिटोरियल में मेंशन भी किया गया है। कहता है कि 1950 से लेकर 1990 तक हमारी जो जीडीपी ग्रोथ रही है, दैट वाज ओनली 3.5%, जिसे कुछ लोग जो हिंदू ग्रोथ रेट भी कहते हैं, हालांकि थोड़ा सा absurd है, बट लोग इसको कहते हैं हिंदू ग्रोथ रेट। बट आफ्टर 1990 आप क्लियरली डिफरेंस दे सकते हो। एवरेज जो हमारा जीडीपी ग्रोथ रही है भैया, दैट इज 6.5%। अब ये कभी 8 हो जाती है, कभी 5 हो जाती है, कभी 9 हो जाती है, कभी 7 हो जाती है, बट ऑन एन एवरेज दिस इज 6.5%। दिख रहा है ना, जंप दिख रहा है भैया। फैक्ट्स बोलते हैं, आंकड़े बोलते हैं, आपको कुछ और बोलने की जरूरत ही नहीं है, आंकड़े सीधा बोल। ये हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का भी आंकड़ा है, आईएमएफ का भी है, वर्ल्ड बैंक का भी है, सभी इस बात को मानते हैं कि 1991 के बाद हमारी जीडीपी ग्रोथ हुई है। हमारे देश की जीडीपी बढ़ेगी तो पर कैपिटा इनकम भी बढ़ेगी। आप यहां पे क्लियरली देख सकते हैं भाई, हमारी पर कैपिटा इनकम
1950 से लेकर 1990 तक कितना था? ओनली $320। $320 यार कुछ भी नहीं होता है। वी वर वन ऑफ द पुअरेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड। अफ्रीकन कंट्री के साथ हमारा आप जो है कंपेयर कर सकते हो। ये हालत थी हमारी। और सिर्फ पैसे की बात नहीं है, आप पॉवर्टी में चले जाएं, आप एजुकेशन में चले जाएं, आप हेल्थ में चले जाएं, आप किसी इंडिकेशन में चले जाएं, वी वर वन ऑफ द पोरेस्ट नेशन इन द वर्ल्ड। पोटेंशियल था, पोटेंशियल आज भी है, लेकिन उस पोटेंशियल को हम लोग एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे थे क्योंकि हमारे पास एक्सपोजर नहीं था। थैंक्स टू ग्लोबलाइजेशन हमारे पास एक्सपोजर हुआ, टेक्नोलॉजी आई, इन्वेस्टमेंट आई, आइडियाज आए और वर्ल्ड इकोनॉमी ओपन हुआ। कुछ मार्केट हम लोगों ने खोली, कुछ मार्केट हमारे लिए ओपन हुई और उसका नतीजा यह निकला कि आज हमारी जो पर कैपिटा इनकम है वो $2500 है। हालांकि अगर चाइना वाइना से कंपेयर करोगे तो डेफिनेटली अभी बहुत कम है, उनकी तो 10,000 11,000 के आसपास चली गई है। बट फिर भी आज अगर इंडिया की पॉवर्टी लेवल को देखोगे वो पहले के कंपैरिजन में बहुत कम हो गई है। बहुत एब्सोल्यूट पॉवर्टी इंडिया में काफी कम हो गई है। रिलेटिव प्रॉपर्टी तो हमेशा से रहती ही है। रिलेटिव प्रॉपर्टी का मतलब ये होता है कि मैं मेरे कंपैरिजन में आप कितने अमीर हो या कितने गरीब हो। अब हो सकता है मेरे पास ठीक ठाक पैसा हो, लेकिन अगर आप अंबानी जी से मुझे कंपेयर करोगे तो शायद उनके ड्राइवर के पास मुझसे ज्यादा पैसा होगा। तो रिलेटिव पॉवर्टी का कोई लिमिटेशन नहीं होती है। बट हाँ, एब्सोल्यूट प्रॉपर्टी जो प्रॉपर्टी पॉवर्टी वो डेफिनेटली इंडिया में कम हुई है। एब्सोल्यूट पॉवर्टी का मतलब ये होता है कि भाई आप अपनी बेसिक नीड्स पूरी नहीं कर सकते। रोटी कपड़ा मकान जो बेसिक नीड्स हैं आप वो पूरा नहीं कर पाते हो, दैट इज एब्सोल्यूट पॉवर्टी, जो इंडिया में बहुत कम हुई है, बहुत कम हुई है। इसका रिजल्ट आपको यहां पे देखने को मिलता है। और भी आप बहुत सारा डेटा यहां पे देख सकते हो, बहुत सारा डेटा देख सकते हो। हां, लेकिन कुछ दिक्कत है अभी भी। दिक्कत क्या है? दिक्कत यह है कि 2010 के बाद एक स्टैग्नेशन सा आया है। 2010 से पहले इंडिया में मतलब 1990 और 2000 के बीच की मैं बात कर रहा हूं, 1990 से लेकर 2010 की मैं बात कर रहा हूं। इंडिया में जो गुड्स यानी कि जो वस्तुएं हैं उनका एक्सपोर्ट ठीक ठाक से बढ़ रहा था। हम लोग दुनिया भर में जो एक्सपोर्ट्स अपने कमोडिटीज का एक्सपोर्ट कर रहे थे। लेकिन 2010 के बाद इसमें स्टैग्नेशन आ गया है। यहां पे 2008-9 का जो क्राइसिस था, इकोनॉमिक क्राइसिस, उसका एग्जांपल आप ये बेसिकली एक कह सकते हो लैंडमार्क है। उसके बाद हमारा गुड्स का एक्सपोर्ट बढ़ा नहीं है भाई। बहुत कोशिश कर ली हम लोगों ने, PLI स्कीम चला लिया, मेक इन इंडिया, दुनिया भर की चीजें चला ली, लेकिन ये अभी तक नहीं बढ़ पा रहा है। मैन्युफैक्चरिंग हम लोग ज्यादा नहीं कर रहे हैं गुड्स की, जबकि चाइना यहां पे मतलब कमाल ही कर दिया चाइना ने तो। लेकिन जब हम लोग सर्विसेज की बात करते हैं, सॉफ्टवेयर, BPO, KPO, फार्मा सेक्टर, ये जो है एक्सपोनेंशियली ग्रो हुआ है 2010 के बाद। मतलब हमारी सर्विस इकोनॉमी बढ़ी है लेकिन हमारी गुड्स इकोनॉमी नहीं बढ़ी है। हालांकि इसके कुछ फायदे हैं, कुछ नुकसान हैं। जैसे भाई जो मैन्युफैक्चरिंग होता है, इनका जो सेकेंडरी सेक्टर होता है, उसमें एम्प्लॉयमेंट बहुत ग्रो होती है, एम्प्लॉयमेंट मिलता है, लोगों को काम मिलता है। लेकिन सर्विस सेक्टर में काम कम मिलता है, जॉब्स कम क्रिएट होती हैं, जबकि पैसा ज्यादा क्रिएट होता है। इसलिए अगर आप देखोगे हमारे यहाँ पे GDP जब शेयर की बात होती है, आप एम्प्लॉयमेंट से कंपेयर करोगे तो सर्विस सेक्टर में एम्प्लॉयमेंट कम है लेकिन पैसा बहुत ज्यादा है भाई। सिर्फ यही सेक्टर नहीं है, हमारे यहाँ पे FDI, FPI, टेलीकॉम सेक्टर, एविएशन सेक्टर, बैंकिंग सेक्टर, इसने सबने ग्रो किया है। यानी कि जो सर्विस बेस्ड इकोनॉमी है वो इंडिया ने ग्रो किया है, लेकिन गुड्स बेस्ड हम लोग यहां पे नहीं कर पाए। और ग्लोबलाइजेशन का एक बेनिफिट इंडिया को यह भी मिला कि बहुत सारी मिलियंस की संख्या में जो इंडियन लेबर है वो दूसरी कंट्री में चली गई काम करने के लिए। भैया काम तो वो वहां कर रहे हैं लेकिन पैसा तो यहां भेज रहे हैं ना, जिसे रेमिटांस कहते हैं। अगर मेरा कजन काम करता है सऊदी में, वहां से पैसा कमा के मुझे भेजता है, दैट इज योर रेमिटांस। अपनी फैमिली को भेजते हैं वो लोग। रेमिटांस के मामले में इंडिया नंबर 1 है। देखिए 2020 का आंकड़ा है ये, जो भी मेरे पास ये इमेज है। इंडिया 111 बिलियन US$ कंट्रीब्यूट करता है हर साल अपनी GDP में। यानी कि जो लोग बाहर गए हुए हैं ये इतना पैसा लेके आते हैं। सेकंड नंबर पे जो है मैक्सिको है, जो इंडिया से ऑलमोस्ट आधा है, 61 ओनली। समझ रहे हो? उसके बाद आपका जो है ये फिलीपींस और ये सब आ जाता है, फ्रांस और ये सब इधर से आ जाता है। ये कंट्रीब्यूट कहां? इंडिया की GDP में तो ये हो रहा है ना। क्यों पॉसिबल हुआ ये? बिकॉज फ्री फ्लो ऑफ लेबर, इस वजह से पॉसिबल हुआ। हमारी लेबर बाहर जाके काम कर सकती है, वहां से पैसा भेज सकती है। दिस इज द मैजिक ऑफ ग्लोबलाइजेशन, जो इसका इंडिया को बहुत बेनिफिट एक्चुअली मिला है। लेकिन
रिलेशन हमेशा अच्छा चलेगा ऐसा जरूरी तो नहीं है, लड़ाई झगड़े भी होंगे, दिक्कतें भी आएंगी, और ये दिक्कत आ गई है। ग्लोबलाइजेशन ने बहुत अच्छा काम किया, लेकिन अब चीजें थोड़ी बदल रही हैं, चीजें बदल रही हैं। ग्लोबल ट्रेंड जो है वो स्लो हो रहा है, बिकॉज ग्लोबलाइजेशन भी थोड़ी सी अब नैरो डाउन हो रही है। आप यहां पे देख सकते हो 1995 से लेकर 2023 के बीच में WTO ये कहता है कि जो ग्लोबल ग्रोथ है वो 5.8% के आसपास बढ़ी है। 2025 में दिस इज ओनली 1.7% एज पर IMF। 2026 का जो अभी एंटिसिपेशन है, मतलब जो बोल रहे हैं फोरकास्ट, दैट इज ओनली 2.5%। और इसका कोई भरोसा नहीं है भाई, कोई भरोसा नहीं है 2.5 का। 2026 में क्या हो जाए यू नेवर नो। अब पाकिस्तान के साथ हमारा वॉर हो गया, नोबडी वाज एक्सपेक्टिंग 2 months बैक, बट हो गया ना, इसका फर्क पड़ेगा हमारे पर डेफिनेटली। अब सवाल यह कि देखिए भैया GDP तो कम हो ही रही है, वर्ल्ड ग्रोथ तो। अब कुछ लोग कहते हैं कि साहब इसका रीजन क्या है, रीजन क्या है। कुछ लोग कहेंगे कि कोविड आ गया, कोविड को ब्लेम दे सकते हैं। कुछ लोग कहेंगे भैया 2008 का क्राइसिस आया था, वो गलत नहीं है। 2008 का क्राइसिस या कोविड का क्राइसिस, इससे डेफिनेटली फर्क पड़ा है। लेकिन यहां पे जो सबसे ज्यादा कंसर्निंग चीज है, जो चिंता की बात है, वो है पॉलिसी। भैया वो ऑर्गेनाइजेशंस, वो इंस्टीट्यूशंस, वो कंट्रीज जो ग्लोबलाइजेशन को सबसे ज्यादा सपोर्ट करते थे, अभी वही अपने पैर पीछे खींच रहे हैं। ये सबसे बड़ा फर्क पड़ा है। देखिए वॉर या कोविड वगैरह वो तो चीज अलग है, लेकिन पॉलिसी से नुकसान हुआ है। तो हम लोग ग्लोबलाइजेशन से रिवर्स जा रहे हैं, हम लोग प्रोटेक्शनिज्म की बात कर रहे हैं। पहले ये टेंशन नहीं होती थी, पहले अमेरिका वाले चाइना में अपना प्रोडक्ट बना दिया करते थे, और चाइना वाले उसको रिवर्स इंजीनियरिंग करके अपना प्रोडक्ट बना लिया करते थे, और अमेरिका को ज्यादा चिंता नहीं होती थी, कोई बात नहीं बना लो, हमें तो बेनिफिट हो ही रहा है। अमेरिकन कंपनीज, यूरोपियन कंपनीज चाइना में प्रोडक्ट बनवाया करती थी सस्ते में, वहां पे बेचा करती थी पूरी दुनिया भर में, बेनिफिट होता था। लेकिन अब चीजें गई हैं बदल। अब चाइना ने रिवर्स इंजीनियरिंग वगैरह करके, इतनी एक्सपर्टीज करके अपने वहां पे उन्हीं प्रोडक्ट्स को चैलेंज करना शुरू कर दिया है, उन्हीं कंट्रीज को चैलेंज करना शुरू कर दिया है जहां से वो बेनिफिट ले रही थी। अब कुछ लोग कहते हैं भाई ये तो जो है जिस थाली में खाया उसी में छेद कर रहा, भाई उनकी अपनी पॉलिसी है, वो इसकी प्लानिंग कर रहे थे बहुत साल से कि कब ऐसा टाइम आएगा कि मैं इनको चैलेंज करूंगा, और अब उसके पास टाइम है, वो चैलेंज कर रहा है। तो जब चाइना ने इस तरह की चीजें होने लगी, तो वर्ल्ड ओवर एक मैसेज चला गया कि भाई ये जो ग्लोबलाइजेशन है ये उतना सही भी नहीं है। अमेरिका, यूरोप जो है इसको बारे में थोड़ा दोबारा सोचने लगे, तो वो प्रोटेक्शनिज्म की तरफ बढ़ गए, और जिसको हम लोग कहते हैं USA और चाइना का ट्रेड वॉर। हालांकि ये ट्रेड वॉर जो है काफी पहले शुरू हो चुका था, ठीक है, और ट्रंप जब आए पहली बार, ट्रंप के टाइम में ये थोड़ा और ज्यादा बढ़ गया, और ट्रंप के टाइम में जो है जो टैरिफ थे वो 28% हो गए। देखिए अमेरिका ना एक ओपन इकोनॉमी और कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, फ्री इकोनॉमी का बहुत बड़ा सपोर्टर माना जाता है भी, ऐसी बात नहीं है वो। तो वो टैरिफ वैरिफ में ज्यादा बिलीव नहीं करता। अमेरिका दूसरी कंट्री के ऊपर ज्यादा टैरिफ नहीं लगाता। अब भाई इंडिया में प्रोडक्ट बनानी है, अमेरिका में बेचे, कोई दिक्कत नहीं है। बल्कि दुनिया भर की कंट्रीज अमेरिकन प्रोडक्ट्स पे टैरिफ लगाया करती थी, तो ये अमेरिका से ज्यादा बोदर नहीं होता था। लेकिन ट्रंप ने कहा कि नहीं नहीं भाई, एनफ इज एनफ, आपने बहुत फायदा उठा लिया मेरा, तो उसने 28% का इफेक्टिव टैरिफ लगा दिया, जो कि 1901 के से अगर आप कंपेयर करो सबसे ज्यादा है। इतना कभी पिछले 100-120 साल में नहीं लगाया गया, ट्रंप ने लगा दिया। और ये है फिर USA और चाइना का ट्रेड वॉर हो गया भाई यहां पे शुरू। और ये सिर्फ खाली ट्रेड वॉर भी नहीं है, एक्सपर्ट्स का कहना है कि भैया टेक्नोलॉजी वॉर है। देखिए यूरोपियन कंट्रीज और अमेरिकन कंट्रीज पूरी दुनिया से आगे क्यों रहती हैं 15-20 साल? क्योंकि उनकी टेक्नोलॉजी एडवांस है, वो लोग फ्यूचर में इन्वेस्ट कर रहे हैं। प्रेजेंट उन्होंने बना लिया, पास्ट उनका बढ़िया है थैंक्स टू कोलोनाइजेशन, अब वो फ्यूचर में इन्वेस्ट करते हैं। फ्यूचर मतलब आगे वाली टेक्नोलॉजी में वो करते थे, स्पेस हो, चाहे वो मेडिसिन हो, चाहे वेपन्स हो, चाहे सेमीकंडक्टर हो, इलेक्ट्रॉनिक्स हो, EV हो, इन चीजों में उनका हमेशा से अपर हैंड रहा है। जब चाइना उनको चैलेंज करने लगा, जब चाइना में 5G आया, वो लोग स्पेस में कमाल करने लगे, इलेक्ट्रॉनिक में कमाल करने लगे, इलेक्ट्रिकल व्हीकल में कमाल करने लगे, उनको लगा अरे भाई ये तो हमसे आगे निकल गए, एक एशियन इकोनॉमी ऐसा कैसे कर सकती है, हमसे सब कुछ लिया और आज हमसे आगे जा रही हैं। तो ये टेक्नोलॉजी वॉर स्टार्ट हुआ। ट्रंप के बाद फिर जब मिस्टर बाइडेन आए, उन्होंने इसको कंटिन्यू किया। अब जब बाइडेन जो ट्रंप दोबारा से आए हैं, अब वो पगला गए हैं, उनको पता है कि दोबारा तो तुम प्रेसिडेंट बनने वाले नहीं हो। अब
इतिहास तुम्हें ऐसे भी याद नहीं रखेगा कि भैया अमेरिका का बहुत बढ़िया प्रेसिडेंट रहा है, इतिहास तो तुम्हें गाली देगा ही। तो क्योंकि गाली दे खानी ही है, तो अब वो थोड़ा सा बहुत अग्रेसिव हो गया है। 150% 200% टैरिफ लगा रहा चाइना के ऊपर। चाइना को से कोई खास फर्क नहीं पड़ रहा है हालांकि, बट ठीक, पर दुनिया के लिए तो ठीक नहीं है ना, इंडिया के लिए तो स्पेशली ठीक नहीं है। अब जैसे हम लोग कहते हैं भैया आत्मनिर्भर बनो, बाय इंडियन एंड ऑल दैट, वो भी कह रहे कि बाय अमेरिकन ओनली, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन। तो बेसिकली जो इंस्टीट्यूशंस, जो कंट्रीज ग्लोबलाइजेशन को सपोर्ट किया करती थी सुबह शाम, अब वो कह रही कि एनफ इज एनफ, हम लोग इससे और नुकसान नहीं उठा सकते, हम इससे और नुकसान नहीं उठा सकते। 2024 में और सीवियर हो गया भाई ये, है ना। अब तो हालत इतनी खराब हो गई है कि चाइनीज प्रोडक्ट अब अमेरिका में जा ही नहीं रहे हैं। ऊपर से अगर आप देखो WTO, वर्ल्ड बैंक वगैरह, ये अपनी क्रेडिबिलिटी लूज कर रहे हैं। अब कोई इस मल्टीलेटरलिज्म में बिलीव ही नहीं कर रहे हैं लोग कह रहे हैं कि हम लोग को तो अपना ग्रुप बनाएंगे। तो रीजनलिज्म, बायलेटरल रिलेशंस, इसमें ज्यादा बिलीव करने लगे हैं लोग रादर देन WTO एंड वर्ल्ड बैंक। क्योंकि जो कंट्री जैसे अमेरिका वगैरह की बात करें, जो इसको सपोर्ट किया करती थी सबसे ज्यादा, अब वही कह रही है। अब अमेरिका खुद कह रहा है WTO को, यार तुम नहीं नहीं नहीं, अब तुमसे नहीं हो पाएगा बेटा। अब वो वर्ल्ड बैंक को खुद कह रहा है कि तुमसे नहीं हो पाएगा। अब दूसरी कंट्रीज ने भी वर्ल्ड बैंक जैसी संस्थाएं बना ली। हम लोगों ने यहाँ पे एशियन डेवलपमेंट बना हुआ है भाई, वो भी बहुत काम करता है। ब्रिक्स बैंक बना हुआ है, बहुत सारी चीजें हम लोगों ने बना ली हैं। तो वर्ल्ड बैंक अब उतना क्रेडिबल भी नहीं रहा है। और ये सारी की सारी चीजें ग्लोबलाइजेशन के लिए खतरा है। इसे अब रिवर्स ग्लोबलाइजेशन कहें, प्रोटेक्शनिज्म कहें, या ओपन इकोनॉमी को चैलेंज कहें, आप कुछ भी कहें, लेकिन हाँ, अब ग्लोबलाइजेशन खत्म तो नहीं कहूंगा, लेकिन यस, काफी हद तक आपको कम नजर आएगा। और आने वाले फ्यूचर में ये और भी ज्यादा जो है कम होगा, इसमें कोई डाउट नहीं है, किसी तरह का कोई डाउट नहीं है। इंडिया के ऊपर से क्या क्या इंपैक्ट पड़ेगा, ये हमारा जो कंसर्न है मेन। भैया देखिए, तो देखो यार, सीधी सी बात है, ग्लोबलाइजेशन होगा, हम लोग अपने प्रोडक्ट्स बनाएंगे, दुनिया भर में अपने प्रोडक्ट्स को बेचेंगे। और दुनिया में अपने प्रोडक्ट्स आप तभी बेच सकते हो जब दुनिया में आपके प्रोडक्ट्स को लोग वेलकम करेंगे। वेलकम तब करेंगे जब टैरिफ कम से कम होगा, जब वर्ल्ड इकोनॉमी ओपन होगी, जब हम लोग बेसिकली जो है वैश्वीकरण की बात करेंगे। लेकिन दुनिया भर तो में तो इकोनॉमी क्लोज हो रही है, वो लोग तो टैरिफ पे टैरिफ लगाए जा रहे हैं, तो हमारा एक्सपोर्ट सेक्टर डेफिनेटली कम होगा। हालांकि बहुत ज्यादा एक्सपोर्ट सेक्टर नहीं है हमारा, लेकिन जितना भी है वो तो इंपैक्ट होगा। मिलियंस की संख्या में जो जॉब्स मिलती है लोगों को एक्सपोर्ट सेक्टर में, वो भी कम होगी। तो ये हमारे ऊपर डेफिनेटली नेगेटिव इंपैक्ट पड़ेगा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ऑटोमेशन, इन सब की वजह से भी इंडिया की लेबर के ऊपर फर्क पड़ेगा। भाई देखिए, इंडिया एक बहुत यूथफुल कंट्री है, बहुत ज्यादा यंग कंट्री है। और हमारे यहाँ पे जो यूथ है वो सस्ते में काम कर लेता है। तो दुनिया भर की कंपनीज को एडवांटेज है कि आप इंडिया में जाके फैक्ट्री लगाइए, सस्ते में काम करेंगे लोग, वहां पे बढ़िया काम करेंगे, क्वालिटी काम करेंगे। जैसे जो एडवांटेज पहले चाइना को हुआ करता था, अब वो इंडिया को हो सकता है। लेकिन ये तभी होगा जब वो कंपनीज इंडिया में आएंगी, जब उनको लोगों की जरूरत पड़ेगी। अब वो कह रही है कि हमें इंसानों की जरूरत ही नहीं है, हमें कोडिंग करवानी है। लो भैया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कोडिंग कर रही है। फेसबुक ये कह रहा है कि अगले 2-3 साल के अंदर फेसबुक में 80 से 70% कोडिंग है वो हम लोग चैट जीपीटी से करवाएंगे। तो इंडिया के कोडर भैया, सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स कहां जाएंगे बेचारे, खत्म, टाटा बाय बाय। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की वजह से बहुत सारी लेबर रिप्लेस होगी, जिसका इंडिया को एडवांटेज था। ऑटोमेशन की वजह से सारी चीजें रोबोटिक हो गई हैं, अब तो रोबोट काम करते हैं। तो इंडियन यूथ कैसे काम करेगा, ये इंडिया को डिसएडवांटेज है। इसकी वजह से हमारी लेबर को डिसएडवांटेज है। इन्वेस्टमेंट कम आएंगी, इंडिया से इन्वेस्टमेंट खींच के इन्वेस्टर्स ऐसी कंट्री में इन्वेस्ट करेंगे जो ज्यादा सेफ नजर आएंगी उनको। क्योंकि अब क्योंकि ग्लोबलाइजेशन रिवर्स हो गया है, तो इंडिया की जीडीपी भी कम होगा। जीडीपी कम होगा तो इन्वेस्टमेंट से रिटर्न आपको कम मिलेगा, तो वो लोग वहां जाना पसंद करेंगे जहां ज्यादा स्टेबिलिटी है, जहां पे ज्यादा चांस है पैसा बनाने का। इंडिया पाकिस्तान की टेंशन की वजह से यस, इससे इंपैक्ट पड़ेगा। क्योंकि जब आप इकोनॉमिकली हो सकता है बहुत साउंड हो, लेकिन आप जब पॉलिटिकली स्टेबल नहीं है, या वहां पे लॉ एंड ऑर्डर की समस्या है, या वहां पे वॉर में आप एंगेज्ड हो, तो इट्स नॉट अ गुड साइन फॉर द इन्वेस्टमेंट। तो इससे डेफिनेटली फर्क पड़ेगा, इन्वेस्टमेंट इंडिया से बाहर जाएगा। अगर आप मिडिल ईस्ट की बात करें, भैया ग्लोबलाइजेशन की वजह से लाखों लोग काम कर रहे हैं मिडिल ईस्ट में जाके, वहां से पैसा भेज रहे हैं। लेकिन जब डी ग्लोबलाइजेशन होगा तो ये हमारे, इट विल बी अ ह्यूज लॉस ऑफ रेमिटेंस, बिलियंस ऑफ डॉलर का इंडिया का नुकसान होगा, जो हमारे जीडीपी में कंट्रीब्यूट कर रहे थे। ये सब डेफिनेटली इंडिया के ऊपर नेगेटिव इंपैक्ट यहां पे होने वाला है।
लेकिन क्या सिर्फ सब कुछ बुरी बुरी बातें होंगी क्या? कुछ है क्या यहां पे उम्मीद की किरण? आंसर इज यस। इंडिया एज अ मैक्रो इकोनॉमी, अगर हम लोग स्टैंडर्ड्स को देखें, इंडिया इज एक्चुअली परफॉर्मिंग वेरी वेल। हमारे ऊपर कोई बहुत ज्यादा डेट नहीं है। हम जब इन्फ्लेशन की बात करते हैं तो वो भी अंडर कंट्रोल है, 3-4% के आसपास चल रहा है, जो कि बहुत हेल्दी है। तो ये पॉजिटिव साइन है दुनिया को, इंडिया को लेके। देखो भाई, ये एक स्टेबल इकोनॉमी है। स्टेबल इकोनॉमी, आप यहां पे इन्वेस्ट कर सकते हो और रिटर्न के लिए गारंटी हो सकते हो कि हाँ भाई यहां पे इन्वेस्ट करो, क्योंकि इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा नहीं है। फॉरेक्स रिजर्व हमारा $686 बिलियन है, विच इज वन ऑफ द लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड। तो हम लोग स्टेबल हैं। फॉरेक्स अपने लिए क्यों जरूरी होता है? क्योंकि फॉरेक्स आपके पास जितना ज्यादा होगा, आप इंपोर्ट को अफोर्ड कर सकते हो, आप टेक्नोलॉजी खरीद सकते हो अगर आपके पास है ये सब कुछ। तो हमारा फॉरेक्स रिजर्व भी अच्छा है, इन्फ्लेशन भी कंट्रोल में है, और रुपया भी अब जो है धीरे धीरे रिकवर कर रहा है। पिछले 2-3-4 महीने में कहां 88 रुपीज के आसपास चला गया था, दोबारा से 85 हो गया है। तो इंडियन इकोनॉमी भी अपना कॉन्फिडेंस दोबारा धीरे धीरे गेन कर रही है। तो यस, ये कुछ पॉजिटिव साइंस हमारे लिए डेफिनेटली हो सकते हैं। लेकिन लॉन्ग टर्म में हम लोग क्या कर सकते हैं? देखिए भाई, दुनिया का भरोसा नहीं। मिडिल ईस्ट में टेंशन चल रही है, हमास और इजराइल, गाजा वगैरह, वो सब टेंशन चल रही है, राइट। इधर से इंडिया पाकिस्तान की टेंशन चल रही है, यूक्रेन रशिया की टेंशन चल रही है, चाइना और अमेरिका के बीच में टेंशन चल रही है, और भी नई नई टेंशन कहीं ना कहीं से क्रिएट हो सकती हैं। तो दुनिया अब वैसी नहीं है जैसी 5 साल पहले थी। जो 5 साल पहले पहले हम लोगों ने उम्मीद लगाई थी कि 2030 में, 2035 में इंडिया ऐसा होगा, अब वो हमें चेंज करनी पड़ेंगी अपनी परसेप्शंस, क्योंकि रियलिटी ग्राउंड पे अब बदल चुकी है। तो लॉन्ग टर्म में इंडिया क्या कर सकता है ताकि इन एक्सटर्नल चीजों का हमारे पास, हमारे ऊपर मिनिमम इंपैक्ट पड़े और हम लोग मैक्सिमम ग्रोथ करें? क्या कर सकते हैं भाई हम लोग? कई सारी चीजें हैं जो यहां पे मेंशन की गई हैं। जैसे एक तो इंडिया में हमेशा से रेगुलेशन की बात होती है, ब्यूरोक्रेसी, रेगुलेशंस, कंट्रोल आज भी बहुत ज्यादा है, जिसकी वजह से हमारे यहां पे ईज ऑफ डूइंग बिजनेस नहीं हो पाता। हालांकि पिछले 8-10 साल में हम लोगों ने इंप्रूव किया है इस मामले में, लेकिन इसमें बहुत कुछ करना बाकी है अभी भी। अभी भी इंडिया में बिजनेस ओपन करने के लिए आपको कई महीनों तक का चक्कर काटना पड़ता है, जब सिंगापुर जैसी कंट्री में आप एक दिन के अंदर बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो। तो ये थोड़ा सा आपको चीजें फास्ट फॉरवर्ड करनी पड़ेंगी, सिंगल विंडो क्लियरेंस वगैरह वो सब करना पड़ेगा। सरकार के प्रॉमिस करने से कुछ नहीं होता, ग्राउंड पे देखना पड़ेगा वो हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये करना पड़ेगा। आपको खुद की कुछ इनोवेशन करनी पड़ेंगे, इंडिजिनस इनोवेशन आप करिए। अब दूसरे के ऊपर भरोसे मत करिए कि टेक्नोलॉजी दे दो, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर कर दो, प्लीज ना 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 ना। हमें अपनी R&D में खुद इन्वेस्ट करना पड़ेगा, बिलियंस ऑफ डॉलर्स। फ्यूचर को ध्यान में रख के आज इन्वेस्ट करोगे तो आपको 10-15-20 साल के बाद रिटर्न मिलेगी उस इन्वेस्टमेंट की। R&D में सिर्फ एक बड़ा नुकसान यही होता है कि इसका तुरंत रिजल्ट आपको नहीं दिखता है, इसमें टाइम लगता है, लेकिन जब इसका रिजल्ट दिखता है तो कमाल हो जाता है। आप ताइवान का एग्जांपल ले सकते हो। ताइवान ने 1950s और 60s में इन्वेस्ट करना शुरू किया था अपनी सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री में। उन्होंने अपने इंजीनियर्स को, यंग लोगों को अमेरिका में भेजा, उनको सेमीकंडक्टर वगैरह टेक्नोलॉजी सब कुछ सीखने के लिए। ताइवान में आए और आज कमाल हो गया। आज ताइवान डोमिनेट करता है, मोनोपोली है लगभग उसकी, जब हम लोग सेमीकंडक्टर चिप की बात करते हैं। तो इंडिया को फ्यूचर में इन्वेस्ट करना पड़ेगा, कुछ इंडिजिनस इनोवेशन के ऊपर फोकस करना पड़ेगा, रेजिलिएंट सप्लाई चेन बनानी पड़ेगी। अगर आप देखें, जैसे मान लो इंडिया का फार्मा सेक्टर है, हमारे फार्मा सेक्टर के लिए 80% जो रॉ मटेरियल आता है, जो इंग्रेडिएंट्स आते हैं, वो चाइना से आ रहे हैं भाई। हमारे यहाँ पे जो इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स हैं वो सब लगभग 90% चाइना से आ रही हैं, उनकी बैटरीज वगैरह। सोलर पैनल चाइना से आ रहे हैं हमारे पास। $125 बिलियन का ट्रेड होता है चाइना से अपना। चाइना हमारा लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है, और इसमें से लगभग $100 बिलियन का ट्रेड डेफिसिट में हम लोग चाइना के साथ। तो चाइना ने अगर हल्का फुल्का ऐसा कुछ कर दिया तो हमारे यहां तो चीजें खत्म हो जाएंगी। उसके लिए हमें अपना खुद का ऐसा सप्लाई चेन बनाना पड़ेगा, खुद ऐसी इनोवेशन, खुद अपना प्रोडक्ट बनाना पड़ेगा कि हम लोग दूसरों के ऊपर डिपेंडेंट ना रहें, जिसे हम लोग आत्मनिर्भर भारत कहते हैं। ग्लोबल साउथ की हम लोग बात करते हैं तो जो डेवलपिंग कंट्री अफ्रीका या लैटिन अमेरिका वगैरह में, उनके साथ हम लोग बेटर कोलैब कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अपने डाइवर्सिफिकेशन कर सकते हैं एक्सपोर्ट को। अभी हम लोग कुछ गिनी चुनी कंट्रीज में एक्सपोर्ट करते हैं, वहां पे दिक्कत होगी तो हमारा एक्सपोर्ट का सामान कौन लेगा भाई? तो हमें डाइवर्सिफाई करना पड़ेगा। अफ्रीकन कंट्री, साउथ अमेरिकन कंट्रीज और ऐसी कंट्री जहां पे अब तक हमारा सामान नहीं जाता है, वहां पे भी भेजिए, नई नई मार्केट को खोज के लेके आइए, जैसे भी चाइना कर रहा है। अमेरिका में क्योंकि चाइनीज सामान कम जा रहा है तो चाइना, अमेरिका, लैटिन अमेरिका उधर भेज रहा है अपना सामान।
नई नई मार्केट खोजिए, फ्री ट्रेड आप अग्रीमेंट कर सकते हो। अभी ब्रिटेन के साथ जैसे हम लोगों ने लेटेस्ट फ्री ट्रेड अग्रीमेंट किया है, उससे पहले ऑस्ट्रेलिया के साथ किया, यूएई वगैरह के साथ किया, और फ्री ट्रेड अग्रीमेंट करने की जरूरत है हम लोगों को, ताकि फ्री फ्लो ऑफ गुड्स, सर्विसेज, आइडियाज, पीपल, लेबर, सर्विस, वो सब कुछ हो सके। करना पड़ेगा भाई। जो रीजनल ऑर्गेनाइजेशन का हम लोग पार्ट हैं, जैसे बीमस्टेक है, इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन वगैरह है, राइट, इनके साथ कोलैब कीजिए। यहां पे जो कंट्रीज हैं इनके साथ ना ट्रेड को बढ़ाइए। डिजिटल डिप्लोमेसी हम लोग कर सकते हैं, जैसे यूपीआई वगैरह है, आप इसको जो है प्रमोट कर सकते हो और कोलैब कर सकते हो दूसरी कंट्रीज के साथ। ये सब हमें करने की जरूरत है, तब जो है मामला आगे बढ़िया बनेगा और फ्यूचर में जो है इंडिया की ग्रोथ नजर आएगी। नहीं तो फिर यंग पॉपुलेशन कोई फायदा नहीं है। यंग पॉपुलेशन अनपढ़ है, जो एजुकेटेड है उसको काम नहीं मिल रहा है, जो एजुकेटेड है उसके पास स्किल नहीं है। अगर स्किल लेके आप कुछ प्रोड्यूस कर भी रहे हो तो भैया एक्सपोर्ट कहां करोगे, क्योंकि मार्केट नहीं है। तो हमें एक ऐसा रोबस्ट सिस्टम बनाना पड़ेगा कि हम लोग लोकली जॉब्स भी क्रिएट करें, स्किल भी प्रोवाइड करवाएं, और जो लोकल हम लोग सामान बनाएंगे उसकी जो खपत है वो भी लोकल हो। एक सेल्फ सस्टेनिंग इकोनॉमी बनाने की जरूरत है हमें अपने आप को, और इसके लिए लॉन्ग टर्म विजन चाहिए। सिर्फ ये नहीं कि अरे यार 4 महीने बाद इलेक्शन है, इलेक्शन को कैसे जीता जाए इस पे फोकस करते हैं। देश को कैसे जीता जाए उसको कैसे फोकस करेंगे, जो कि लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजी होती है। तो ये जो नैरो हमारा माइंडसेट है, इलेक्शन जीत लो, ये स्कीम अनाउंस कर दो, वो स्कीम अनाउंस कर दो, वोट मिल जाएगा, अरे भाई देश का लॉन्ग टर्म में सोचने की जरूरत है हम लोगों को। तब बनेगी बात। पॉलिसी स्टेबल होनी चाहिए, सस्टेनिंग होनी चाहिए, राइट, रोबस्ट होनी चाहिए और डेमोक्रेटिक तरीके से, तब बनेगी बात। तो इस सेक्टोरियल के अंदर ये सारी चीजें मेंशन की गई थी, थोड़ा थोड़ा कुछ चीजें मैंने आपको अपनी तरफ से ऐड की हैं ताकि एक थोड़ी होलिस्टिक अंडरस्टैंडिंग बन सके। और अब आता है आपके पास एक प्रैक्टिस क्वेश्चन। क्वेश्चन का कहता है, विद ग्लोबलाइजेशन गिविंग वे टू जियो इकोनॉमिक फ्रेगमेंटेशन, क्रिटिकली एनालाइज इट्स इंप्लीकेशन फॉर इंडियाज इकोनॉमिक स्ट्रेटजी। मतलब भाई ग्लोबलाइजेशन जो है वो धीरे धीरे खत्म हो रहा है और दुनिया भर में जियोग्राफिकली, इकोनॉमिकली जो फ्रेगमेंटेशन हो रहा है, कंट्रीज अपने ग्रुप्स बना रहे हैं, रिवर्स ग्लोबलाइजेशन हो रहा है, ऐसी सिचुएशन में इंडिया के ऊपर क्या इंप्लीकेशन होगा और इंडिया की क्या स्ट्रेटेजी हो सकती है, आप उसके पर्सपेक्टिव से उसको एनालाइज करिए। ठीक है, ये क्वेश्चन प्रैक्टिस क्वेश्चन है। अब आप इस क्वेश्चन को लिखिए, ठीक है, और ये जो है टेलीग्राम ग्रुप है मेरा, यूपीएससी विद सितेंद्र, ठीक है। इसके ऊपर इस क्वेश्चन का मैं एक काइंड ऑफ आंसर या इसकी एक एनालिसिस है वो मैं यहाँ पे डिस्कस करूंगा। आप इसको ज्वाइन कर सकते हो एंड आई होप सब लोग टेलीग्राम तो चलाते ही होंगे, राइट, आप इसको वहां पे जाके ज्वाइन करिए। तो ये थी आज की एनालिसिस। और देखिए एनालिसिस के बारे में मैंने आपको पहले ही बताया था, कोई टाइम लिमिट नहीं रहेगी, आराम से मन लगा के बात करेंगे क्योंकि मेंस ओरिएंटेड ये चीजें होती हैं। और आई होप आपको थोड़ा बहुत अंडरस्टैंडिंग होगा पहले इस टॉपिक का, और अगर कुछ वैल्यू एडिशन मैंने आपकी लाइफ में किया है, कंटेंट में, नॉलेज में किया है, तो आप सब्सक्राइब जरूर करें। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद।